एसीएल टूटने के बाद बिना सर्जरी के उसको ठीक किया जा सकता है क्या? और अगर ठीक किया जा सकता है तो कौन सी एक्सरसाइजेस या किस तरीके से उसको ठीक किया जाता है? हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर ललित बाफना हूँ। मैं आर्थ्रोस्कोपी यानी जोड़ों का की होल सर्जन हूँ। नी और शोल्डर में स्पेशलाइज्ड हूँ। यूजुअली 80 to 90% पेशेंट में एसीएल टूटने के बाद सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, बट कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम एसीएल बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं, यानी नॉन सर्जिकल वे से हम उसको ठीक कर सकते हैं। इस सबसेट में मोस्ट कॉमनली बच्चे आते हैं, पीडियाट्रिक एज ग्रुप, स्पेशली 14 साल से छोटे बच्चे जिनमें एसीएल टूटा हो और ग्रोथ या हाइट अभी तक बच्चे ने अचीव नहीं करी हो। दूसरा ग्रुप होता है जिसमें ओल्ड एज ग्रुप हो या 50 साल या 55 साल के आगे के पेशेंट हो जिनमें डेली एसीएल की नीड कम हो, एंड कुछ पेशेंट जिसमें पार्शियल इंजरी हुई हो जिसमें मेजॉरिटी एसीएल इंटैक्ट हो। इन सबसेट ग्रुप में हम एसीएल को नॉन सर्जिकली ठीक कर सकते हैं। नॉन सर्जिकली ठीक करने का तरीका 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। पहला फेज होता है जब चोट लगने के इमीडिएट टाइम, जिसको हम फेज 1 बोलते हैं। हर फेज में 3 चीज़ें हम बताएंगे। पहली चीज़ होगी हर फेज में गोल क्या होगा, दूसरा एक्सरसाइजेस क्या होंगी, और तीसरा उसका एंड पॉइंट क्या होगा। सो पहली फेज में गोल ये होगा कि पेशेंट की पैर की सूजन कम हो जाए, पैर सीधा एक्टिव और पैसिव हो, एक्सटेंशन पूरा आ जाए घुटने का, और जो क्वाड्रिसेप मसल है उसका रीएक्टिवेशन किया जाए। इसको करने का तरीका यह है कि पेशेंट को पहले बेड पे आइसोमेट्रिक घुटने की एक्सरसाइजेस होती है जिसमें लेटे लेटे घुटने को खड़ा किया जाता है, वो एक्सरसाइज सिखाई जाती है। धीरे धीरे पेशेंट को नी ब्रेस के सहारे चलवाना शुरू किया जाता है, शुरुआत में हाफ वेट डाल के, या फिर उसके बाद जैसे जैसे टॉलरेट होगा फुल वेट दिया जा सकता है, बट नी ब्रेस लगा रहेगा। तीसरी चीज़, हम धीरे धीरे जैसे पेन कम होता है उसको हम स्टेशनरी बाइक हम चलवा सकते हैं और धीरे धीरे सिंगल लेग स्टैंड कर सकते हैं। इस फेज का एंड पॉइंट होता है जब पेशेंट सीधा लेग हवा में उठा पाए बिना घुटना मोड़े, यानी बिना एक्सटेंशन लैग के पैर सीधा हो जाए। दूसरा, सिंगल लेग पे कंफर्टेबली खड़ा रहे, और तीसरा, पेन फ्री घुटना मुड़ना धीरे धीरे शुरू हो जाए। ये इसका एंड पॉइंट होता है। एट द एंड पेशेंट नॉर्मल वॉक करना चाहिए धीरे धीरे बिना ब्रेस के सहारे। ये होता है फेज 1। जब फेज 1 पेशेंट अचीव कर लेता है तो फेज 2 शुरू होता है। फेज 2 का गोल होता है कि उसकी नॉर्मल डेली लाइफ बिना कोई कंप्लेंट्स के पार हो। इसके लिए एक्सरसाइजेस होती है जिसमें हम क्वाड्रिसेप्स एक्टिवेशन करके में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज ऐड करती है, जिसमें क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग होती है, स्क्वाटिंग एक्सरसाइजेस होती है, हैमस्ट्रिंग के लिए लेग कर्ल एक्सरसाइजेस होती है, ग्लूटियस मीडियस या कोर जो होता है हमारा कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हम इसमें ऐड करते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूरोमस्कुलर बैलेंसिंग, क्योंकि जैसे ही मरीज का एसीएल टूटता है तो मरीज के घुटने से जो जोड़ जॉइंट पोजीशन सेंस, जो ब्रेन को जोड़ की पोजीशन बताता है, ये सेंस डैमेज हो जाता है। तो वो डैमेज करने के लिए या ब्रेन को एक तरीके से ट्रेन करने के लिए न्यूरोमस्कुलर या बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस होती है, जिसमें हम बॉसू बॉल करके एक चीज़ होती है जिसके ऊपर बैलेंसिंग हम सिखाते हैं। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इन फेज 2। फेज 2 की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसको हम न्यूरोमस्कुलर एक्सरसाइजेस बोलते हैं। इस फेज का एंड पॉइंट होता है कि मरीज सीढ़ियाँ आराम से ऊपर नीचे चढ़ उतर पाए, और जो डेली की उसकी एक्टिविटी है उसमें मरीज को कम से कम लचक आए और सूजन आए। तो ये चीज़ें, इसकी सूजन आना और लचक आना ऑलमोस्ट ना के बराबर होना चाहिए, और सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी चाहिए आराम से। ये फेज 2 होता है। और जो लास्ट होता है वो फेज 3 होता है। फेज 3 में हम डेली लाइफ में आने के बाद उसको हम स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाते हैं या लिटिल बिट एक्स्ट्रा काम करवाते हैं, जिसमें हम एक लेग पे खड़ा रहना, एक लेग पे से दूसरे लेग पे जंप करना, जिसको हम सिंगल लेग हॉप बोलते हैं, डबल लेग हॉप बोलते हैं। इसके अलावा हम जो पुरानी एक्सरसाइजेस है उसमें वेट्स ऐड करके स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस ऐड करते हैं। इसमें न्यूरोमस्कुलर एक्सरसाइजेस तो कंटिन्यू रहेगी, इसके अलावा बैलेंसिंग के लिए प्लियोमेट्रिक एक्सरसाइजेस होती है, वो भी ऐड करेंगे। इस स्टेज का एंड पॉइंट होता है कि मरीज के उस लेग में
पावर जो क्वाड्रिसेप्स की पावर है दूसरे घुटने से 90% अचीव करनी चाहिए। जितनी डेली एक्टिविटी जैसे सिंगल हॉप डबल हॉप जो होता है इसमें वो 90% एज कम्पेयर टू नॉर्मल साइड आना चाहिए। और इसके बाद जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी इंजरी प्रिवेंशन, इसमें हम पेशेंट को फंक्शनल ब्रेसिंग दे के नॉर्मल स्पोर्ट्स में जाने के लिए एनकरेज करते हैं और उसको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है ताकि उसको स्पोर्ट्स खेलते समय लचक महसूस ना हो, इसका ध्यान दिया जाता है। इस तरीके से हम फेज वाइज नॉन सर्जिकल मेथड फॉर ACL टीयर हम अप्लाई करते हैं और मरीज को बैक टू नॉर्मल लेके जाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।